जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21,000 समथिंग वैकेंसी आपका बिहार पुलिस का समझिए कि रोस्टर बन चुका है और आने ही वाला है। अब वो जिस समय आ जाए नोटिफिकेशन, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। और 21,000 वैकेंसी कम नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इतनी मात्रा में वैकेंसी कभी नहीं आया। और 2023 और 2024 वैकेंसी का पिटारा ही खुलने वाला है। और जिन जिनों का एज हो चुका है 18+, उन लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी से अच्छी तैयारी करके अपनी सिलेक्शन ले ले, यानी ताकि आप फिर 4 सालों तक वेट आपको करना ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप लोगों की मजबूरी क्या क्या होती है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि क्या क्या मजबूरियां आ सकती है। इसीलिए अभी से आपको अच्छी ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। और मैं क्लास, अब मैं कह रहा हूँ, रेगुलर लूँगा। जीके और जीएस की क्लास हर रोज़ अब चलेगी। बेशक 20 मिनट या 30 मिनट की ही क्लास क्यों ना चले, लेकिन हर रोज़ अब क्लास चलेगी जीके जीएस का, ताकि हमको जीके जीएस पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है। जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपनी चैप्टर की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कुछ चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्या बताने जा रहे हैं? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ, कार्य हम वर्क बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको पावर बोलते हैं और इसको एनर्जी बोलते हैं। इन्हीं पर आज हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। आज हमारा जो भी डिस्कशन होगा इन्हीं टॉपिक्स पर होगा, कार्य पर। सबसे पहले अब हम बता देंगे आपको कि कार्य होता क्या है। जनरली भाषा में हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग काम करने को कार्य कहते हैं। हम लोग यही नहीं समझते हैं कि काम करने को कार्य कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, धोना, गाना बजाना, ये सारे कार्य हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे कार्य नहीं माना जाता है। फिजिक्स की भाषा में इसे कार्य नहीं माना जाता है। सुन लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि कार्य फिजिक्स की भाषा में तभी माना जाता है जब बल लगाएं और विस्थापन हुआ। बल लगाकर अगर विस्थापन हो जाता है तो उसे कार्य माना जाता है। चाहे हम कितना भी बल लगा दिए, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो हम कार्य उसको नहीं मानते फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, अगर विस्थापन किसी का शून्य है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कार्य 0 है। कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि कार्य, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य कितना? हम बल बहुत सारा लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन मेरा शून्य है, बता दो कार्य कितना हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ, 0 कार्य हुआ है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि बल गुने विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। बल गुने विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। बल गुने विस्थापन को कार्य कहते हैं। आ गया समझ में कि बल गुने विस्थापन को कार्य, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ये शून्य हो जाएगा तब भी कार्य शून्य होगा, ये शून्य हो जाएगा तब भी कार्य शून्य होगा। एग्जाम में पूछा गया है कि विस्थापन शून्य है तो बताओ कार्य कितना होगा? शून्य। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि सर ये एक राशि है और जिसको हम माप सकते हैं वो राशि होती है। जिसको हम माप सकते हैं वो राशि होती है। जैसा कि मैंने बताया है, राशि सदिश और अदिश होता है। सदिश और अदिश। तो ये जो राशि है एक अदिश राशि है। ये जो राशि है एक अदिश राशि है। बल आपका सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? अदिश राशि बन गया। आगे समझ में? अच्छा, अब हम ये अदिश राशि है तो इसका मतलब इसको किसी न किसी चीज से मापते होंगे। इसका मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक बताओ। तो न्यूटन मीटर में हम इसको मापते हैं। न्यूटन मीटर। व्हाई न्यूटन मीटर? क्योंकि बल को मापने वालों को न्यूटन, विस्थापन को मापने वाले को मीटर। तो इसीलिए इसका कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। आगे समझ में? तो सिर्फ कार्य को न्यूटन मीटर में ही नहीं मापते हैं, कार्य को और चीज में भी हम माप सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि बल का फॉर्मूला होता है ma, मास गुने त्वरण। मास गुने त्वरण। और इसका फॉर्मूला होता है मीटर में, इसको मापते हैं। मास को हम मापते हैं केजी में और इसको मापते हैं हम, त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। अगुने मीटर।
अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए कार्य को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में भी माप सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी माप सकते हैं, साथ में हम जूल में भी माप सकते हैं, साथ में हम जूल में भी माप सकते हैं। अर्थात हम कार्य को जूल में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और साथ में न्यूटन प्रति मीटर में भी मापा जा सकता है। ये तो इसका फॉर्मूला लिखे हैं, लेकिन मापने का ये हम इसमें मापेंगे, नहीं तो न्यूटन मीटर में मापेंगे और नहीं तो जूल में मापेंगे। आगे समझ में? तो ये कार्य से संबंधित चीजों को आपको ध्यान रखना है। कार्य किसको कहते हैं? बल गुने विस्थापन को कार्य कहते हैं। आ गया? बल गुने विस्थापन को कार्य। तो अब इसका डायमेंशन भी हो सकता है। जब हम इसको यहाँ तक पहुँचा दिए तो इसका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका डायमेंशन क्या होता है। तो इसका डायमेंशन केजी के लिए हम एम लिखते हैं, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर लिखते हैं, और सेकेंड स्क्वायर नीचे है इसलिए टी के -2 लिख देंगे। ये इसका डायमेंशन हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2, मतलब टी इनवर्स 2 हो गया। आ गया? तो इसका डायमेंशन ये हो गया। तो पूछा जाता है डायमेंशन क्या है, इसका मापते हम किसमें है या किसमें नहीं माप सकते हैं। 3 ऑप्शन देगा जिसमें मापते हैं, एक ऑप्शन अलग दे देगा जिसमें हम नहीं मापते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आ गया समझ में? तो हम कार्य से हमको बात कितना याद रखना है? तो कार्य से हमको बात याद रखना है कि सर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। इसको माप सकते हैं हम न्यूटन मीटर में। उसके बाद है, अगर हम इसको बात करें इसको तोड़ने की, तो एम ए गुने हम एम लिख सकते हैं। अब यहाँ एम जो है मास है, यहाँ मीटर है, ठीक है, याद रखिए इतना लिख सकते हैं। और इसको जब हम उतना लिखेंगे तो हम इसको गुना करने से हमको मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन हो गया ये। अब ये राशि कौन सी है? अदिश। ये राशि कौन सी है? अदिश राशि है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी कार्य हमको वृत्ताकार पथ पर भी करना पड़ता है। कभी कभी कार्य क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर भी कार्य होता है। जब वृत्ताकार पथ पर कार्य होगा तो मान लो कि यहाँ से कार्य शुरू किया और यहाँ से यहाँ विस्थापन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हुआ, तो ये एक थीटा में काम किया। इसका जो काउंट होगा ये थीटा में होगा, अर्थात कोण में। तो इसलिए वर्क बराबर हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या होगा? कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। आ गया समझ में? यानी बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। अब जितना थीटा वो विस्थापित किया होगा उतना मान रख देते हैं, कॉस उतना डिग्री का मान रख देते हैं। अगर थीटा का मान 0 होगा तो कार्य कितना होगा? 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 होगा तो कार्य 0 नहीं होगा। थीटा का मान 90 होगा तब कार्य 0 होगा। थीटा का मान 0 होने से कार्य 0 नहीं होगा। यही चीज हमको समझना है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा उस परिस्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? आगे समझ में? तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम कार्य को आपको बता दिए हैं। कार्य से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे शक्ति की। किसकी? शक्ति। बात करेंगे अब हम शक्ति की। शक्ति अर्थात पावर। पता है ना, पावर को ही शक्ति कहते हैं। और यह भी एक राशि है। शक्ति भी एक राशि है और शक्ति को हम मापते हैं वाट में। किसमें मापते हैं? वाट में। ठीक है, शक्ति को हम वाट में मापते हैं। इससे पहले हमने कार्य को बताया था। किसी को याद है कार्य को किसमें मापते हैं? न्यूटन मीटर। एसआई मात्रक उसका न्यूटन मीटर। और इसका इसका है वाट। ठीक है, इसका वाट होता है। सबसे पहले हम शक्ति की परिभाषा दे देते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर हो जाएगा W/T। मतलब जितना काम किए, जितना समय लगा, दोनों को डिवाइड कर दिए
तो ये बन गया कार्य करने का दर। दर क्या होता है? दर यही होता है कि जितना भी काम हुआ और जितना समय लगा दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया क्या? दर। तो इसी दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। और ये भी एक राशि है, इसीलिए हम इसको माप सकते हैं। और राशि को हम माप सकते हैं, राशि को मापने की इसकी राशि का वाट है। क्या है? वाट। बंद करो। तो शक्ति क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि वर्क बटे टाइम। वर्क बटे टाइम। शक्ति का मतलब होता है वर्क बटे टाइम, और इसको हम मापते किसमें है? ठीक है। अब हम ये 1 वाट का मतलब होता है, 1 वाट का मतलब 1 जूल, क्योंकि हम कार्य को मापते हैं जूल में, कार्य को जूल में मापते हैं। तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड, 1 वाट का मतलब यही होता है। 1 वाट इक्वल क्या होगा? 1 जूल बटे। एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि भाई 1 वाट का क्या मतलब होता है? 1 जूल बटे 1, इसका मात्रक वाट हो गया। 1 वाट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ये शक्ति है। अब इसमें हम इसके साथ ही ये जान लीजिए कि ये जो है वाट और वाट सेकेंड एक होता है। एक वाट और वाट सेकेंड होता है, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। लेकिन वाट सेकेंड जब लगा देंगे तो ये बन जाएगा ऊर्जा का मात्रक। वाट और वाट सेकेंड, इसमें कंफ्यूजन काफी होता है बच्चे को, और काफी गलती करके आते हैं लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाट है और वाट सेकेंड है। तो वाट को हम मापते, वाट से मापते हैं हम शक्ति को, लेकिन वाट सेकेंड से हम ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम वाट सेकेंड, वाट घंटा जब बोलते हैं तो वो वही आगे चल करके हम बिजली में हम क्या किसमें मापते हैं? किसमें खर्चा देते हैं? यूनिट में। यूनिट में देते हैं ना, यूनिट में। तो यही आगे चल करके यूनिट बन जाता है। 1000 वाट, 1000 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है? 1 किलोवाट को, 1000 वाट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो हम अगर एक बार खर्च कर लेते हैं 1000 वाट, तो वो 1 यूनिट के बराबर हो जाता है, और इस यूनिट में ही हम विद्युत खर्च देते हैं। तो हम किसका खर्च देते हैं पता है? हम ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का, जितना भी ऊर्जा हम खर्च करते हैं उसका हम पे करते हैं। सर भाई बॉल 10 वाट का है, ठीक है, 100 को बॉल जलाएंगे तो 1 यूनिट उठेगा। क्या 100 को बॉल? हाँ, 100 को बॉल जलाएंगे तो 1 यूनिट। हाँ, 1 घंटा में, मतलब घंटे के हिसाब से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अब हम 1 वाट सेकेंड किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक हो गया? अब थोड़ा ये ध्यान कर लीजिए कि एक होता है वाट, वाट से बड़ा होता है आपका किलोवाट, किलोवाट, और किलोवाट से बड़ा होता है मेगावाट, मेगावाट। ठीक है? वाट, किलोवाट, मेगावाट, वाट, किलोवाट और मेगावाट। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे किसका मात्रक होगा? शक्ति का। ठीक है? इसमें टाइम लगा है कहीं? नहीं लगा है। और ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। तो सजाने के लिए भी पूछ दिया जाता है। ठीक है? वाट होगा, किलोवाट होगा, मेगावाट होगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही आपको वाट सेकेंड, फिर वाट घंटा, फिर वाट किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी सजा हुआ है। ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। आगे समझ में? तो ये किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। ये किसका मात्रक होगा? शक्ति का। ठीक है? इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमको, और ध्यान रखना है कि ये सारे किसके मात्रक है और ये सारे किस। टाइम लग गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया। टाइम नहीं लगा है, ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक। आगे समझ में? लेकिन ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। उसी प्रकार ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा। आ गया? ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया जा सकता है कि निम्न में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो उसके लिए ध्यान रखना है। ध्यान रहेगा। अब हम कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि एक जो है वाट मात्रा में, जैसे कहने का मतलब 1 वाट सेकेंड का क्या मतलब होगा? 1 वाट सेकेंड का मतलब होगा 1 जूल। याद रखिए, 1 वाट सेकेंड का मतलब कितना खर्चा हुआ? 1 जूल खर्चा हुआ।
1 वाट घंटा का मतलब कितना खर्चा हुआ? 1 वाट घंटा का मतलब कितना खर्चा हुआ? तो 3600 जूल। कितना? 3600 जूल खर्चा हो गया। कितना जूल ऊर्जा खर्चा हो गया? 3600। 1 किलोवाट घंटा का कितना खर्चा हो गया? 1 किलोवाट घंटा का कितना खर्चा हो गया? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो बच्चा 1 सेकेंड को, एक वाट घंटा को और 1 किलोवाट घंटा को, ये अगर तीनों एक जगह नहीं पढ़ के जाता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है। एक जगह अगर नहीं पढ़ लीजिए, जैसे यहाँ अभी पढ़ लिया ना कि यहाँ सेकेंड होगा तो क्या होगा, घंटा होगा तो क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा तो क्या होगा। सारे के सारे किसके मात्रक हैं? ये ऊर्जा आ गया। तो ये इतना जूल के बराबर होता है। ध्यान कर लीजिए, कौन होता है? 1 किलोवाट घंटा। लेकिन सीधे वाट घंटा कहेगा तो 3600 जूल होगा, और वाट सेकेंड कहेगा तो 1 जूल ही होगा। 1 जूल का मतलब कितना? 1 जूल का मतलब 1 वाट सेकेंड। 1 वाट सेकेंड। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। मैं शक्ति के बारे में बता दिया हूँ, ये ध्यान रखना है। शक्ति क्लियर हो गया। अब हम ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा की मात्रक मैंने बताया, ऊर्जा की बात नहीं किया मैंने, ऊर्जा की बात नहीं किया। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी की। अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा की बात करेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, इससे हम थोड़ा पूछना चाहेंगे। शक्ति बराबर क्या होगा? W/T। वेरी गुड। W/T। W अगर W इक्वल टू 5 जूल है और समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू दिया है 2 सेकेंड, बताइए कितना ताकत मैंने लगाया उसमें? 2.5 क्या वाट? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड बोलेगा, नहीं तो सर जूल प्रति सेकेंड को ही ना वाट कहते हैं। वाट इसी को ना कहते हैं, तो वाट भी तो बोल देंगे सर, नहीं बोल देंगे? आगे समझ में? जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जूल प्रति सेकेंड ना होकर के वाट भी आ सकता है। क्लियर हो गया? यह ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि आपने कितना ताकत लगाया, तो ये ध्यान रखना, ताकत का ही मतलब पावर का ही हम फॉर्मूला बता दिए। ओके, अब ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा। मतलब जो भी कार्य करने की आपकी क्षमता होगी, उस क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्षमता चाहिए। जिसके पास जितनी क्षमता है उतना वो कार्य कर पाता है। जितनी क्षमता है उतना ही ना कार्य कर पाता है। और क्षमता के अनुकूल कोई कार्य करता है तो उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा जो है, ये भी एक राशि है, ये भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। आगे समझ में? क्योंकि हम जिसको माप सकते हैं वो राशि है, और राशि ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। आगे समझ में? इससे पहले मैंने कार्य बताया, वो भी एक अदिश राशि है। शक्ति बताया मैंने, वो भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा बता रहे, ये भी एक अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, इसको भी हम मापते हैं। और ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। लेकिन कार्य का मात्रक जूल भी है। जूल में भी मापते हैं कार्य को। आगे समझ में? और कार्य को हम अगर ऐसा ही मात्रक है तो न्यूटन मीटर। आगे समझ में? ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंसेज है वो ध्यान रखेंगे। तो ऐसा ही मात्रक इसका लेकिन ऐसा ही मात्रक जूल ही है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये 2 प्रकार के ऊर्जा होते हैं। कितने प्रकार के ऊर्जा होते हैं? 2। एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, सॉरी गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा कौन होगा? गतिज ऊर्जा। और एक होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज। ठीक है, तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। तो दोनों तरीके का हम इसको भी मापते हैं। और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिखते हैं 1/2 mv²। 1/2 mv²।
काइनेटिक एनर्जी को हम इससे निकालते हैं 1/2 mv²। तो इसका मतलब ये है कि आप बताइए कि अगर हम mv का मतलब यहाँ पे होगा द्रव्यमान, m का मतलब क्या होगा द्रव्यमान, ठीक है, मास होगा, मास उसी को बोलते हैं, m का मतलब है द्रव्यमान। अगर हम द्रव्यमान को कम बेस करेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या कम बेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ेगा? यस सर, सीधा सीधा पड़ेगा, क्योंकि mv² होता है तो अब इसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा गया है कि द्रव्यमान को कम करने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। कम करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो एक गुना करेंगे तो एक गुना हो जाएगा, दो गुना करेंगे तो दो गुना हो जाएगा, चार गुना करेंगे तो चार गुना हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कम करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए हमको द्रव्यमान को कम करना होगा, नहीं तो वेग को कम करना होगा। लेकिन जब द्रव्यमान को हम कम करेंगे तो एक गुना करेंगे तो एक गुना कम होगा, दो गुना करेंगे तो दो गुना कम होगा। लेकिन वेग को अगर हम एक गुना कम करेंगे तो एक ही गुना होगा, लेकिन जैसे ही दो गुना कम करेंगे तो चार गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेग स्क्वायर लगा हुआ है। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन दो का स्क्वायर क्या होता है? चार। इसीलिए ऐसा होता है। पूछ सकते हैं आप कि सर मास को तो आप एक गुना कह रहे तो एक गुना होगा, दो गुना कह रहे तो दो गुना होगा, तीन गुना कह रहे तो तीन गुना होगा, लेकिन आप यहाँ तो बोल दिए दो गुना करेंगे तो चार गुना कम हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ v² लिखा हुआ है फॉर्मूला में, और v² लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जैसे ही हम दो गुना कम करेंगे तो ये चार गुना कम हो जाएगा। आगे समझ में? ये पूछा जाता है। लेकिन अगर कहेगा कि अगर हम ऊंचाई को कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, तो नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊंचाई कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए हमको फार्मूला याद रखना जरूरी होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे वो किसी तरीके से भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, और ये ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया k = 1/2 mv²। अब ये 1/2 mv² आपको मालूम रहेगा, तो इसको कम किसको कम और किसको ज्यादा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज मालूम नहीं है तो आप रट्टा मार के जाइए, कभी भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी = होता है mgh, मास गुने त्वरण गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है। आ गया? मास गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई को अगर हम कम बेस करेंगे तो सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ऊंचाई को कम बेस करेंगे तो सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी बांध बनाकर कौन सा ऊर्जा को संचित किया जाता है? बांध बनाकर कौन सी ऊर्जा को संचित किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा को संचित किया जाता है। बांध बनाकर स्थितिज ऊर्जा हम जमा करते हैं, और जैसे ही बांध तोड़ेंगे एक बेर ऊर्जा फटाफट निकलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये बांध जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा ऊर्जा जमा होगा। इसीलिए ऊंचाई से फर्क पड़ता है सर, ऊंचाई से फर्क पड़ता है। आगे समझ में? ऊंचाई से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर हम पढ़ रहे हैं mgh, ठीक है। और mgh इसका मतलब है कि h को भी हम कम बेस करेंगे तो कम बेस होगा, और g को भी कम बेस करेंगे तो कम बेस होगा, और मास को भी कम बेस करेंगे तो कम बेस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को समझ लीजिए। स्थितिज ऊर्जा में ही h के ऊपर डिपेंड पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं। और एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि अगर हम h कम कर देंगे तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना असर हो जाएगा? कोई असर नहीं ना होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा, और ये बात समझ में जब आ गया होगा तो ये ध्यान भी रखना आपका काम है। मैंने पूरा का पूरा समझाने का कोशिश कर दिया, और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा। समझ गए कि ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार का होता है ये भी समझ। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मापते जूल में, चाहे ऊर्जा गतिज हो चाहे स्थितिज। ऊर्जा तो ऊर्जा ही होता है, जूल में मापते। ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमको क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमको ये बताता है कि ना तो ऊर्जा का विनाश होता है और ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो फिर होता क्या है सर? ऊर्जा का विनाश नहीं होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, तो होता क्या? ऊर्जा का रूपांतरण होता है, कन्वर्ट होता है ऊर्जा एक रूप से दूसरी रूप में। ऊर्जा का विनाश और ऊर्जा का निर्माण कभी नहीं होता है।
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमको यही बताता है। तो पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमें क्या बताता है? ऊर्जा का निर्माण होना, ऊर्जा का विनाश होना, या दोनों हो जाना, या कोई नहीं होना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत हमको यही सिखाता है। ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ना तो ऊर्जा का विनाश होता है। ऊर्जा कन्वर्ट होता है एक ऊर्जा से दूसरी। तो वही कन्वर्ट की बात करेंगे कि भाई कौन ऊर्जा किस में बदल जाता है। तो कुछ माध्यम होता है, उसके जरिए ऊर्जा कन्वर्ट होता है। बात करते हैं हम सौर सेल, सोलर सेल कहिए या सौर सेल कहिए, ठीक है, सौर सेल, ठीक है। सौर सेल जो होता है ये क्या करता है? ऊर्जा कन्वर्ट करने वाला है, ऊर्जा कन्वर्ट करने वाला, और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किसको लाएंगे हम? सौर सेल। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे कि सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत। लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे तो पूछ देगा कि सौर सेल करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट। आपने देखा ना सुना, फटाक से लगा दिया यही, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी सही से, जो इजी होता है उसको सही से पढ़ के टिक लगाइए, क्योंकि वहां पे ये भी रहेगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत। बहुत बच्चा को इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान रखो कि सौर सेल पर क्या पड़ेगा? प्रकाश। और जब प्रकाश पड़ेगा तभी जाकर के ना विद्युत बनेगा। तो बस अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करके रखना। उसके बाद है एक डायनेमो। डायनेमो का भी नाम सुने होंगे। डायनेमो क्या करता है, कोई बता सकते हो? डायनेमो क्या करता है? हाँ, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कोई मोटर घिरनिया रहा है ना, या कोई भी चीज घिरनिया रहा है, तो वो क्या दे रहा है? यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। कोई भी चीज अगर घिरनिया रहा है तो वो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। अब वही घिरनी के कारण डायनेमो जब लगा देंगे तो वो विद्युत, वो घिरनी का जो रूप है वो बदल जाएगा, किसमें? विद्युत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायनेमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं, यांत्रिक को विद्युत में। अच्छा, एक यंत्र और भी है जो यांत्रिक, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, उसका नाम बता सकते हो? एक यंत्र और है जो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में तो डायनेमो ही बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है। तो ये पंखा सामने तुम्हारे लगा हुआ है, विद्युत को यांत्रिक में बना देता है, नहीं घिरनी देता है। दिमाग लगा लो कि घिरनियाता कौन है? तो विद्युत, इसमें विद्युत जाता है, वैसे ही घिरनियाने लगता है, मतलब नाचने लगता है, स्पीड हो जाता है। तो ये जो है पंखा जो है ना, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? विद्युत से यांत्रिक। मोटर भी यही काम करता है। मोटर में भी बिजली जाता है तो क्या करता है? गिरने लगता है। तो मोटर क्या करता है? विद्युत से यांत्रिक। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, उससे मैं कंफ्यूजन होगा इस समय, लेकिन कंफ्यूजन ध्यान रखना। अच्छा, विद्युत जाता है उसमें तब वो घिरनी आता है, इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट हो गया यांत्रिक। अच्छा, डायनेमो क्या करेगा? जैसे ही घिरनी आएगा तब जाके विद्युत निकालेगा। जैसे कोई भी जनरेटर लगाते हो तो उसमें डायनेमो लगा रहता है, तो जब तक जनरेटर चालू नहीं होगा तब तक क्या विद्युत दे देगा? क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये सब अपना लॉजिकल बात को ध्यान रखना है। एक है सितार। सितार क्या करता है बता सकते हो? सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। होता है क्या? सितार नहीं, बजाने वाला सितार नहीं। हाँ, गिटार जिसको बोलते हैं। हाँ, सितार या गिटार उसी को बोलते हैं। गिटार और सितार भी बोलते हैं हम उसको, उसी तरीके क्या रहता है, ठीक है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? माइक्रोफोन क्या करता है बता सकते हो? माइक्रोफोन क्या करता है? विद्युत लेता है, उसके बाद बोलता है। विद्युत लेकर उसके बाद क्या करता है? पहले चार्ज होता है, उसके बाद है ना काम करता है। विद्युत से यांत्रिक होता है। विद्युत से यांत्रिक माइक्रोफोन में होता क्या है ये पहले बताओ। माइक्रोफोन क्या होता है? फोन होता है। पहले एनर्जी लेता है, ध्वनि उसके बाद खुद चलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आ गया? मैंने बोलते हैं तब बोलने के बाद वो जो बोली है वो आगे की ओर विद्युत के जरिए कन्वर्ट हो जाता है। आगे समझ में? तो माइक्रोफोन का काम वही है। उसके बाद है आपको हीटर। हीटर क्या करता है? विद्युत से यांत्रिक होगा। विद्युत से यांत्रिक होगा। विद्युत से यांत्रिक होगा। हीटर कहाँ किसको गिरनी आता है? हीटर
हीटर तो प्रकाश देता है, उष्मा देता है। तो विद्युत को वो क्या करता है, उष्मा ऊर्जा में आने तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर घिरनी आता है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कूलर घिर नहीं आता। अरे हम तुमसे हीटर पूछे, कूलर नहीं ना पूछे, पूछे हैं? नहीं, कूलर ही हाँ। सस्पेंशन तो ये ध्यान रखना है। इंजन क्या करता है, इंजन इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कोई भी इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक, तो ये ध्यान कर लेंगे। ये कन्वर्ट आपको पता, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मैंने बता दिया, उसका उदाहरण भी दे दिया। अब क्लियर हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे। ओके।